हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग अपने इस कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग चैप्टर 17 यानी कि 17वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं। पार्ट 2 के भी हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं, 13 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक। 13 और 14 में हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, वेदर के बारे में पढ़ा। 15 में हम लोगों ने जो है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में बात करी। और 16th चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने बात करी ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट के बारे में। आज हम लोग एक और नए तरीके के एक और दूसरे क्लाइमेट की बात करेंगे, जो है सवाना क्लाइमेट या फिर सूडान क्लाइमेट। इसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप लोग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में ये कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे एक साथ, और वो भी एड फ्री, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के। तो वहाँ से आप लोग जो है अपने एक पेस पर, अपने हिसाब से जो है चीज़ों को पढ़ सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर 17, दैट इज द सवाना और सूडान क्लाइमेट, इसको पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, द सवाना और सूडान क्लाइमेट, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सवाना और सूडान क्लाइमेट इज अ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रेड विंड्स हॉट डेजर्ट। मतलब अभी हम लोगों ने खैर ये ट्रेड विंड का जो हॉट डेजर्ट वाला क्लाइमेट है ये नहीं पढ़ा है, इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। हम धीमे धीमे हमने क्या करा, हमने पहले पढ़ा इक्वेटोरियल के बारे में, है ना, जो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट था उसके बारे में हमने बात करी, जो कि जस्ट इक्वेटर के पास था। उसके बाद हम इक्वेटर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की तरफ को बढ़े, है ना, ऊपर नीचे बढ़े तो हमने क्या देखा, हमारे पास आ गया ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल में भी हमने फिर दो तरीके का क्लाइमेट देखा, एक तो था मॉनसून, है ना, और दूसरा हमने उसी में देखा कुछ कोस्टल रीजन्स में पाया जाता है, दैट इज ट्रॉपिकल मरीन। अब उस ट्रॉपिकल मरीन या ट्रॉपिकल मॉनसून से भी थोड़ा सा हम और जाएंगे और हम आ जाएंगे अब सवाना या सूडान क्लाइमेट में, और उसके बाद फिर और आगे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हॉट डेजर्ट वाला। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हैं। इसमें लिखा क्या है कि कहां पर ये है, इट इज कन्फाइंड विद इन दी ट्रॉपिक्स, यानी कि है ये भी ट्रॉपिक्स में। और ये अफ्रीका का जो सूडान है, अफ्रीका में एक देश है दैट इज सूडान, वहां पर ये बहुत बढ़िया डेवलप है, इसीलिए इसका जो नाम है वो इसी तरीके से है। और वहां पर बेसिकली क्या होता है कि ड्राई और वेट सीजन्स आर मोस्ट डिस्टिंक्ट, है ना, यानी कि ड्राई सीजन और वेट सीजन जो है वो सबसे ज्यादा अलग अलग है, और इसी वजह से जो इसका नाम पड़ा है दैट इज द सूडान क्लाइमेट। अब इसमें कहां पर है, देखिए, द बेल्ट इंक्लूड्स वेस्ट अफ्रीकन सूडान, है ना, अफ्रीका में अगर आप देखेंगे वेस्ट साइड में तो आपको मिल जाएगा सूडान, और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ को थोड़ा सा साउथ में जाएगा, दैट इज इन द ईस्ट अफ्रीका एंड द सर्दर्न अफ्रीका नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज शोन इन द फिगर 128। ये नीचे देखिए फिगर आपको दी हुई है, यहां से बेसिकली स्टार्ट होगा, है ना, ये अफ्रीकन साइड है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो वी हैव, ये आपका जो कानो है ये नाइजीरिया के पास पड़ेगा आपका। इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें इधर की तरफ को आएंगे तो यहां पर लगभग आपका कहीं पर ये सूडान पड़ता है, और फिर यहां से आप नीचे की तरफ को आ जाएंगे तो ये है, और ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि जो मकर रेखा है उससे ऊपर की बात हो रही है ना, उससे नीचे की बात यहां पर नहीं है। आई होप आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम आ जाएंगे तो दिस रीजन जो होगा, ये पूरा का पूरा रीजन कैसा होगा, दिस विल नॉट बी अ ट्रॉपिकल रीजन, ये हो जाएगा टेम्परेट रीजन। तो इसके बारे में हम लोग बात किसी और क्लाइमेट में करेंगे। तो आई होप ये समझ गए आप अफ्रीका में कहां पर है। इसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, दक्षिणी अमेरिका में इसके दो डिस्टिंक्ट यानी कि दो अलग अलग रीजन है सवाना के, वो कहां पर है, एक इक्वेटर यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके नॉर्थ में है, और दूसरा उसके साउथ में है। आप देख सकते हैं नॉर्थ में आपको दिख जाएगा दैट इज लैनोस, है ना, और साउथ में आपको दिख जाएगा दैट इज कैंपोस। कैंपोस बेसिकली आपको पता है कि यहां पर कौन सा देश है, दिस इज योर ब्राजील, है ना, ये कैंपोस जो है ये ब्राजील के पार्ट में है। तो आपको यहाँ पर लिखा है कि लैनोस ऑफ द ओरिनाको बेसिन, और कैंपोस जो है दैट इज ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है,
ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया था वहां पर हमारा ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट था, और जो नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया था, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में आपका कौन सा था, वी हैव द ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। तो ऑस्ट्रेलियन सवाना जो है वो साउथ ऑफ द मॉनसून स्ट्रिप, यानी कि जो मॉनसून वाला रीजन था, यानी कि जस्ट नॉर्थ वाला, उसके थोड़ा सा नीचे होगा, रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको भी आप यहां पर मैप में देख सकते हैं। पिछले वाले में आपको पता था कि लगभग यहां पर है ना, यहां पर लगभग क्या था, ट्रॉपिकल मॉनसून। इस वाले रीजन में क्या था, वी हैव द नॉर्थ ईस्ट वाले में था ट्रॉपिकल मरीन। तो जस्ट उसके नीचे और लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर वाला जो एरिया है वहां पर आपको पाया जाएगा, दैट इज योर सूडान और सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आई होप इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि एक मैप ले सकते हैं, है ना, एक वर्ल्ड का मैप ले सकते हैं, और उस मैप में जो है आप ये सारे तरीके के क्लाइमेट्स अलग अलग भी लोकेट कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे हम अलग अलग पढ़ रहे हैं आप उनको अलग अलग लोकेट करते रहें। तो जब ये पूरा का पूरा बुक या पूरी की पूरी जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड का एक मैप, और उसी में आपके सारे तरीके के क्लाइमेट जो है वो आ जाएंगे, है ना। तो उससे आपको क्या होगा कि चीज़ें जो है समझने में, चीज़ें याद करने में, या मैं कहूँगा कि चीज़ें आपस में रिलेट करने में जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। हालांकि हम लोगों का जो एक फुल कोर्स होगा उसमें हम आप लोगों के लिए एक इस तरीके का मैप जो है वो एंड ऑफ द कोर्स, अभी नहीं, एंड ऑफ द कोर्स में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आप ये सारे के सारे मैप जो है वो देख सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर क्लियर हो रही हैं कि मैं आपको साथ साथ पढ़ना क्या है ये बता रहा हूँ, कैसे पढ़ना है ये बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए ये बता रहा हूँ। तो आई होप कि अगर आप ये सारी चीज़ों को एक तरीके से कंबाइन करके चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट या सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट का समझ चुके हैं। आगे बात करते हैं क्लाइमेट के। अब क्लाइमेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लाइमेट में हम ये पढ़ते हैं कि रेनफॉल कितना होता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यही सब चीज़ें। तो सबसे पहले बात कर लेंगे रेनफॉल की। अब ये जो सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेट हॉट एंड रेनी सीजन एंड कूल एंड ड्राई सीजन। मतलब यहाँ पर दो सीजन है, दो डिस्टिंक्ट सीजन है। एक है हॉट सीजन, मतलब गर्मी का सीजन है जिसमें क्या होगी, बारिश भी होगी, और दूसरा कूल ड्राई सीजन, यानी कि एक सर्दी का मौसम होगा जो ड्राई रहेगा। अब ये जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है उससे कैसे अलग है ये आप कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में हमने क्या पढ़ा था कि तीन तरीके का क्लाइमेट होता है, एक हॉट होता है, एक फिर उसके बाद जो है आपका रेनी सीजन होता है, यानी कि जो मानसून वाला समय होता है, और फिर उसके बाद एक कोल्ड सीजन या कूल सीजन होता है ना। तो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं कि दो ही सीजन है। गर्मी का सीजन जो है उसी में बारिश भी हो रही है, और जो सर्दी का सीजन है वो काफी ज्यादा क्या है, ड्राई है। ये आपको अगले फिगर में जो है 129A, ये नेक्स्ट पेज में फिगर दिया हुआ है, वहां पर ये चीज दिख जाएगी। अभी मैं आपको उसको दिखाता हूं। अब क्या लिखा है कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो जो हॉट रेनी सीजन है वो नॉर्मली कब स्टार्ट हो रहा है, मई के महीने में, और सितंबर तक वो रहेगा, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 से 5 महीने यहाँ पर गर्मी भी रहेगी और बारिश भी रहेगी, रेनी सीजन भी रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस समय पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और उस समय पर रेनफॉल भी ज़्यादा होगा। और ये कहाँ पर बताया जा रहा है, नाइजीरिया के कानो का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। मैंने आपको यहाँ पर मैप में दिखाया, दिस इज द कानो, नाइजीरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आप जो चीज़ है एक बार मैप में देख भी सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपको महीने दिखाई दे रहे हैं, दैट इज योर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश है, बाकी समय में बारिश ऑलमोस्ट निल है ना, बहुत ही कम बारिश है। 1 या 2 इंच की बारिश तो कुछ भी नहीं है ना, 2 इंच भी काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि 1 इंच से कम है। हर महीने अगर किसी में बारिश हो भी रही है तो 1 इंच से कम है ना, अदरवाइज बारिश बिल्कुल भी नहीं है। और आप गर्मी का सीजन भी देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी आप देखिए कि मई से लेकर अराउंड सितंबर के आसपास तक जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा बना हुआ है ना, टेम्परेचर भी ज़्यादा बना हुआ है। तो इसलिए ये एक ऐसा सीजन है दैट इज़ दी हॉट एंड वेट सीजन या हॉट एंड रेनी सीजन। अब इसके बाद जो बाकी समय होगा, यानी कि सितंबर तो हो गया, अक्टूबर से लेकर लगभग आपका कह सकते हैं अप्रैल तक, वहाँ पर रेस्ट ऑफ द ईयर इज कूल एंड ड्राई, यानी कि बाकी जो पूरा का पूरा साल है वो ठंडा है, और ठंडा होने के साथ साथ ड्राई यानी कि सूखा भी है। अब एनुअल रेनफॉल जो कानो का ही बताया जा रहा है, दैट इज इन नाइजीरिया, जो कि समुद्र तल से 1539 यानी कि 1539 फीट अबव है सी लेवल से, वहाँ का जो एनुअल रेनफॉल बताया जा रहा है वो 34 इंच है।
और वो ऑलमोस्ट एंटायरली कंसंट्रेटेड है समर में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही वहां पर बारिश होती है। लेकिन अब इसमें भी देखिए क्या है कि मतलब कानों के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन इस पूरे के पूरे जो ये सवाना या सूडान वाली बेल्ट है उसमें अलग अलग है। अगर आप गाम्बिया में देखेंगे, गाम्बिया जो है आपका एक कोस्ट साइड में है, कोस्ट में आप कहोगे तो आपके वेस्टर्न कोस्ट में है ना, 48 इंचेस के आसपास बारिश होती है, दैट इज इन दी बाथोस्ट इन गाम्बिया, है ना। मैं आपको यहाँ पर अगर मैप में दिखाऊं तो लगभग आपको गाम्बिया अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा कोस्ट के पास, है ना, गिनी कोस्ट, यहाँ पर आपको गिनी कोस्ट मिलेगा, गिनी कोस्ट के पास ही ये लगभग आपको गाम्बिया भी मिल जाएगा। और वहां पर जो है लगभग बारिश हो रही है 48 इंच के आसपास, है ना, 48 इंच के आसपास बारिश यहाँ पर हो रही है। और इसके बाद अगर हम इंटीरियर में आ जाएं जो कि है सूडान, सूडान की कैपिटल खार्तूम, वहां पर लगभग 5 इंच की बारिश ही होती है। तो यानी कि वेरिएशन इसमें काफी ज्यादा है। जो बीच का रीजन आपको दिखाया गया था दैट इज द कानो नाइजीरिया, वहां पर एनुअल रेनफॉल है लगभग 34 इंच का। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखिए कि बोथ द लेंथ ऑफ द रेनी सीजन एंड द एनुअल टोटल रेनफॉल डिक्रीज एप्रिशिएबली फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन पोलवर्ड्स टुवर्ड्स द डेजर्ट फ्रिंजेस। यानी कि जो लेंथ ऑफ द रेनी सीजन है, जैसे यहां पर रेनी सीजन बताया गया है कितना, मई से लेकर सितंबर तक, यानी कि लगभग 5 महीने का। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ को बढ़ रहे हैं, है ना, और ऊपर देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि अफ्रीका की अगर हम बात कर लें, हम अगर इक्वेटर से ऊपर की तरफ को बढ़ेंगे तो ये वाला रीजन आई होप आपको बड़े क्लियरली पता होगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज योर डेजर्ट। और कौन सा डेजर्ट है ये, दिस इज योर सहारा डेजर्ट, है ना। सहारा डेजर्ट है, बहुत फेमस और बहुत ही मतलब नोन है, कॉमन है, आप लोग जानते भी होंगे। तो सहारा डेजर्ट है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ को जाएंगे तो लेंथ ऑफ द रेनी सीजन, यानी कि जो इक्वेटर के पास वाले रीजन है वहां पर लगभग 4-5 महीने का रेनी सीजन है, ऊपर को जाएंगे तो रेनी सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एनुअल टोटल रेनफॉल जो है, यानी कि जो सालाना बारिश हो रही है वो भी धीमे धीमे कम हो जाएगी। और हम फिर उसके बाद इक्वेटर मतलब पोल की तरफ को जाएंगे तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, जो डेजर्ट वाला रीजन है वहां पर, जो मैंने आपको दिखाया सहारा डेजर्ट वाला रीजन, वहां पर। On the whole, the annual precipitation is less than that of the tropical monsoon climate, and the length of the wet and dry seasons differ with the locality. अब इसमें यह चीज साफ साफ लिखी है कि इसमें जो बारिश होती है, जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट से कम है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट से क्या है, बारिश कम हो रही है। और लेंथ ऑफ द वेट एंड ड्राई सीजन जो है वो लोकेलिटी के साथ, यानी कि अलग अलग जगह पर, मतलब हमेशा या हर जगह ऐसा नहीं है कि वेट सीजन और ड्राई सीजन जो है वो बराबर होगा, कि 6 महीने अगर वेट है तो 6 महीने ड्राई होगा, या 4 महीने वेट है तो 8 महीने ड्राई होगा। ऐसा हर जगह पे नहीं है, वो अलग अलग जगह के हिसाब से वेरी कर रहा है। आई होप यहां तक चीज क्लियर है। अब इसके बाद जो दूसरा यहां पर दिया हुआ है दैट इज दी सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इक्वेटर से नीचे की बात कर लेंगे तो वहां पर रेनी सीजन जो है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक है। और अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपको पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, उस समय गर्मी होती है ना। तो ये आपको एक फिगर में दिखाया हुआ है दैट इज 129 के जो बी फिगर है उसमें, और जगह का नाम उसमें यह एग्जांपल लिया गया है दैट इज सेलिसबरी इन रोडेशिया। रोडेशिया बेसिकली आपका पहले जो नाम था रोडेशिया, वो आज की डेट में अगर आप मैप में देखेंगे तो एक तरीके से 2 देशों का पार्ट अब ये बन चुका है, मतलब 2 देश इसमें से निकले हैं। एक है आपका जिम्बाब्वे और दूसरा है आपका जाम्बिया, है ना। आप देखेंगे जिम्बाब्वे और जाम्बिया वो पहले लगभग कंबाइन होते थे, रोडेशिया कहलाया जाता था, अब वो हो गए हैं अलग अलग। तो उसमें जो सेलिसबरी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वहां पर क्या लिखा है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन है 32 इंच की, और ये भी जो है हर साल वेरी करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि 32 इंच के ही हमेशा रहेगी, कभी हो सकता है कि कम हो जाए, कभी हो सकता है ज्यादा हो जाए। ये एक एवरेज इन्होंने बताया है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन लगभग 32 इंच का इसमें रहता है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि बारिश आपकी कब हो रही है, अक्टूबर से लेकर, देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यहां पर इसमें ज्यादा बारिश हो रही है। और इसी समय पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर से लेकर यहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है, उसके बाद यहां पर भी टेम्परेचर जो है वो लगभग काफी ज्यादा है। यानी कि ये इस जगह का, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये सदर्न हेमिस्फीयर का क्या होगा, इट विल बी द सदर्न हेमिस्फीयर में ये हो जाएगा इस समय पर समर, यानी कि गर्मी हो जाएगी, है ना। तो गर्मी की वजह से यहां पर क्या बताया जा रहा है अब कि कौन से समय में बारिश हो रही है। ध्यान रखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में है दैट इज दी सेलिसबरी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इक्वेटर से नीचे का ये रीजन है। आई होप क्लियर है। तो ये हमने बात कर ली रेनफॉल को लेकर।
अब हम बात करेंगे टेम्परेचर यानी कि तापमान को लेकर। मंथली टेम्परेचर होवर्स बिटवीन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 90 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर लो लैंड स्टेशंस, यानी कि जो जगह समुद्र तल के पास है, मतलब जिनका जो लेवल है वो समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, वहाँ का जो मंथली टेम्परेचर है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में क्या करता है, होवर करता है, मतलब इसके बीच में रहता है। और एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है वो लगभग 20 डिग्री फ़ारेनहाइट की है, बट द रेंज इंक्रीजेज एंड वन मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के पास की ये लगभग रेंज है एनुअल रेंज। एनुअल रेंज मतलब कि सर्दियों में कितना ज़्यादा ठंडा होगा, गर्मियों में कितना ज़्यादा गर्म होगा, तो उसका डिफरेंस है ना, एनुअल रेंज है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो रेंज है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप ये चीज़ खुद भी समझ सकते हैं कि इक्वेटर के पास मैंने बताया बारिश सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे बारिश कम होती जाएगी, बारिश कम होगी यानी कि पानी कम है, और पानी अगर कम होगा तो मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, है ना। और सारा का सारा आपको पता ही है कि लैंड है, वहाँ पर कहीं पर और तरीके से तो कोई बारिश, मतलब कोस्टल रीजन तो है नहीं, तो वहाँ पर कोई और तरीके से वाटर का मॉडरेटिंग इफेक्ट तो आना नहीं है, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट रहेगा। तो टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में बहुत कम हो जाएगा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। आई होप क्लियर है। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द हाईएस्ट टेम्परेचर्स डू नॉट कोइंसाइड विद द पीरियड ऑफ हाईएस्ट सन, है ना। ये चीज़ इसमें लिखी है कि ये जानना या ये देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो जिस समय सन हाईएस्ट है, सन हाईएस्ट होने का मतलब क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए सन हाईएस्ट होता है कब, लगभग जब जून सॉलिस्टिस होता है ना, 21-22 जून के आसपास, अराउंड 21 जून के आसपास। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नहीं है। लेकिन टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन, यानी कि अप्रैल में अगर हम बात करें, कानो याद रखेंगे, नाइजीरिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। अक्टूबर सेलिसबेरी आपका बताया मैंने साउदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो अब इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पर मैप में आपको साफ साफ दिख सकता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर अब यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर आपका जून है ना। अगर आप यहाँ पर बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो जून लगभग आपका ये है, तो यहाँ पर कहीं पर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए था, अगर हम बात करते हैं कि सन मैक्सिमम की या फिर जिस समय सन हाईएस्ट है उस समय, लेकिन यहाँ पर नहीं है। जैसे ही लगभग अप्रैल मई के आसपास जब बारिश का सीजन शुरू हो रहा है, वहां पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। एक ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और यही चीज़ जो है आप नीचे वाले मैप में भी देख सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर सेलिसबेरी की बात कर लें तो अक्टूबर की जब शुरुआत हो रही है तो लगभग यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। आई होप चीज़ क्लियर है। अगर हम बाय द कन्वेंशन चलें, बाय द कन्वेंशन ऑफ दैट मूवमेंट ऑफ द सन चलें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में सन मूव करता है, तो ये चीज़ आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास जो सन है या जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए लगभग सितंबर के आसपास, है ना, 21-22 सितंबर के आसपास, जिस समय आपका क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस होता है उस समय पे, सॉरी, जब आपका बेसिकली दिसंबर के आसपास, क्योंकि दिसंबर में विंटर सॉलिस्टिस होता है ना। सितंबर में तो आपका इक्विनॉक्स है, उसमें तो इक्वेटर के पास होगा सन। जब आपका दिसंबर में सबसे ज़्यादा सन जब हाईएस्ट होता है, डेट इज अराउंड द 22 और 23 दिसंबर, तो वहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा जनरली आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है दिसंबर के आते आते लास्ट में कम हो गया है और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बना हुआ है। तो यानी कि आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जिस समय रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा उस समय है। अब इसके बाद डिस्टिंक्ट ड्रॉप इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा आपको रेनी पीरियड में, यानी कि जिस समय बारिश होगी उस समय टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। बारिश के सीजन शुरू होने से पहले टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और जैसे ही बारिश शुरू होगी टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपको पता है कि बारिश का सीज़न है तो ओवरकास्ट स्काई रहेगा, यानी कि आसमान में बहुत सारे बादल वगैरह रहेंगे, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, तो उस समय थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर है वो भी थोड़ा सा बारिश की वजह से क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो उसमें वहाँ पर भी क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए। अब इसके बाद क्या लिखा है कि डेज जो है दे आर हॉट एंड ड्यूरिंग द हॉट सीजन नून टेम्परेचर्स ऑफ ओवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आर क्वाइट फ्रीक्वेंट। अब दिन के समय जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है
और हॉट सीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर दिन का जो तापमान है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर जो है लगभग चला जाता है। When night falls, the clear sky which promotes intense heating during the day also causes rapid radiation in the night. ये चीज हमने पढ़ी थी कि होता क्या है एटमॉस्फेयर में। मैंने आपको बताया था इन द चैप्टर नंबर 14 आई थिंक, जब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे कि दिन के समय पे तो क्या होता है कि ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है, नीचे से अर्थ भी रेडिएशन कर रही है, तो वो लगभग एक तरीके से काउंटर बैलेंस हो जाता है। लेकिन रात में क्या होगा कि सोलर रेडिएशन तो आएंगी नहीं, है ना, सूरज है नहीं, लेकिन जो धरती, जो अर्थ दिन भर गर्म हुई है वो एक रेडिएटिंग बॉडी बनेगी और वो रेडिएट तो करती रहेगी लगातार। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो नाइट, जब नाइट हो रही है तो दिन के समय पर जो ये क्लियर स्काई है जो कि इंटेंस हीटिंग कर रहा था ड्यूरिंग द डे, वही रात को रैपिड रेडिएशन में भी हेल्प करेगा। तो रैपिड रेडिएशन होगा तो अर्थ जो है उस समय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आ जाएगा। और नाइट फ्रॉस्ट जो है दे आर नॉट अनकॉमन एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। और यहाँ पर जो गर्मियों का सीजन है उसमें रात के समय पर जो है फ्रॉस्ट भी देखने को मिल सकती है, और वो फ्रॉस्ट अगर देखते हैं तो वो अनकॉमन नहीं है। द एक्सट्रीम डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो एक्सट्रीम डायरनल रेंज है ना, डायरनल रेंज मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस। दिन का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर है, रात का टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, यानी कि जो डायरनल रेंज हमारी यहाँ पर बन रही है, डायरनल रेंज इज ग्रेटर देन 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है और ये 50 से कम है। तो अगर आप मिनिमम भी लेके चलें तो यहाँ पर ये 100 और यहाँ पर ये 50, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 50। अगर ये 100 से ऊपर जाता है, ये 50 से कम जाता है, तो दिस डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन 50। इसलिए मैंने लिखा है कि डायरनल रेंज आपकी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, या फिर आप कह सकते हैं कि मिनिमम जो डायरनल रेंज है वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट की तो यहाँ पर रहेगी। तो बहुत ज़्यादा अंतर है ना, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो टेम्परेचर हमने देख लिया, रेनफॉल हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे विंड्स को लेकर। अब इसमें क्या है, देखिए द प्रिवेलिंग विंड्स ऑफ द रीजन आर द ट्रेड विंड्स। क्योंकि देखिए ट्रॉपिक रीजन में अभी तक हम लोग हैं, टेम्परेट में हम लोग गए नहीं हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो वहां पर हम लोगों ने देखी है प्लेनेटरी विंड्स चैप्टर 14 में कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड विंड्स ही रहेगी। और ट्रेड विंड्स क्या करेंगी, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में लेके आएंगी क्या, बारिश। कैसे लेके आएंगी वो आपको पता है ना, कि डिफरेंशियल हीटिंग वगैरह होगी, उसकी वजह से वो हमारा जो आसपास की वाटर बॉडीज होंगी वहां से मॉइस्चर पिक करेंगी और फिर बारिश होगी। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द समर बट आर रिलेटिवली ड्राई बाय द टाइम दे रीच द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स और द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स सो दैट ग्रास एंड स्कैटर्ड शॉर्ट ट्रीज प्रिडोमिनेट। अब ये चीज आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार ये चीज अब बता दी है कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं। चाहे आप साउथ की बात कर लें तो दे आर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ की बात कर लें तो दे आर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो इसीलिए हमने चैप्टर 14 में जब हम ट्रेड विंड्स का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर भी हमने एक बात करी थी कि ट्रेड विंड्स की वजह से होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हर कॉन्टिनेंट की अगर हम बात कर लें तो ईस्टर्न कोस्ट में बारिश होगी या ईस्टर्न रीजन में बारिश होगी, है ना। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट की तरफ से ही आ रही है, चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो। तो ईस्टर्न कोस्ट में या ईस्टर्न रीजन में इसने बारिश करी। जैसे जैसे ये अंदर की तरफ को जाता जाएगा, आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट के अंदर की तरफ को, तो धीमे धीमे इसमें मॉइस्चर कम होता जाएगा और मॉइस्चर कम होता जाएगा तो क्या होगा, बारिश कम होती जाएगी। और जब तक बिल्कुल ये वेस्ट में पहुंचेगा तब तक बारिश, इसके पास मॉइस्चर खत्म हो गया होगा तो वेस्टर्न कोस्ट में ये बारिश नहीं करेगा। तो इसीलिए वहां पर क्या होगा कि वहां पर ग्रास रहेगी। कहां पर, वेस्टर्न कोस्ट में जो है वो घास रहेगी, क्योंकि अब मॉइस्चर तो ज्यादा है नहीं, तो ज्यादा बड़े पेड़ नहीं हो सकते। और शॉर्ट ट्रीज रहेंगे, जो पेड़ होंगे वो भी थोड़ा सा छोटे होंगे और स्कैटर्ड होंगे। मतलब एक कोई, जैसे हमने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में देखा कि बिल्कुल घने हमारे पास पेड़ है, जंगल है, वैसा नहीं है। अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स में स्कैटर्ड शॉर्ट ट्रीज यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद अगर हम वेस्ट अफ्रीका की बात करते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स हैं, इनफैक्ट दे ब्लो ऑफ शोर फ्रॉम द सहारन डेजर्ट एंड रीच द गिनी कोस्ट एज अ ड्राई डस्ट लेडन विंड, जिसको लोकल में बोला जाता है हरमटन। ठीक है, हरमटन बोला जाता है, जिसका मीनिंग है द डॉक्टर। अब मैंने आपको ये पीछे मैप में समझाया, क्या समझाया कि ये वाला रीजन है दैट इज योर सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट से जब आपकी विंड ऐसे करके ब्लो करेगी, है ना, क्योंकि ये तो ट्रॉपिकल रीजन है, तो सहारा डेजर्ट से जब विंड ऐसे करके ब्लो करेगी तो सहारा डेजर्ट तो वैसे ही बहुत गर्म है ना, वहां पर तो वैसे भी मॉइस्चर का कोई सोर्स है नहीं। तो जब तक वो लगभग यहां तक पहुंचेगी, दैट इज द गिनी कोस्ट में, गिनी कोस्ट में पहुंचेगी, वेस्टर्न कोस्ट में,
तब तक उसमें क्या हो जाएगा, वो काफी ज्यादा ड्राई हो चुकी होगी और डस्ट लेडन, क्योंकि वो सहारा डेजर्ट से आ रही है तो वो अपने साथ धूल और रेत जो है वो भी लेके आएगी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है हरमटन। ठीक है, इसका नाम रखा गया वहां पर हरमटन, जिसका मतलब है डॉक्टर। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये इतनी ड्राई है कि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 30% से ऊपर नहीं बढ़ती। बहुत मुश्किल से ही इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 30% से ऊपर जाती है। अब इसमें क्या लिखा है, द डॉक्टर। द डॉक्टर मतलब ये जो विंड है, दैट इज द हरमटन। ठीक है, इस विंड का नाम आप ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज हरमटन विंड, है ना। द डॉक्टर यानी कि तो हरमटन जो है वो क्या करती है, दैट प्रोवाइड्स अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम द डैम्प एयर ऑफ द गिनी लैंड्स बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन with resultant cooling effects, but it is such a dry, dusty wind that besides ruining the crops, it also steers up a thick, dusty haze and impedes inland water navigation. मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो गिनी लैंड है, मैंने आपको गिनी कोस्ट दिखाया है ना, वहां पर क्या होगा कि वो कोस्टल रीजन है, तो वहां पर एयर जो है कैसी रहेगी, डैम्प रहेगी, यानी कि बहुत ज्यादा वहां पर आप कह सकते हैं कि नमी वगैरह रहेगी। कोस्टल रीजन में जनरली यही होता है, नमी रहती है बहुत ज्यादा, है ना। तो एक इसका फायदा ये है, जो ये हरमटन विंड्स आ रही है, कि ये उस डैम्प एयर से थोड़ा सा राहत दिलाएंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, डैम्पनेस कम है, ये काफी ड्राई है, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, तो उससे थोड़ा सा फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि एयर में अगर कोई, मतलब पहली जगह देखिए ऐसी एयर है जहां पर बहुत ज्यादा उसमें मॉइस्चर है, तो डैम्प एयर है, उसमें अगर कोई ऐसी विंड आके मिलती है जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 30% या उससे भी कम है, तो ओवरऑल अगर हम उस एयर की बात करेंगे मिक्स होने के बाद, तो कैसी हो जाएगी, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी। और थोड़ा सा अगर ड्राई होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, यानी कि जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाएगी, है ना। इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो इवेपोरेशन बढ़ेगा तो क्या है कि कूलिंग इफेक्ट आएगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपकी बॉडी जब गर्म होती है, जब वो स्वेट होती है, जब पसीना उसमें से निकलता है, तो आपको क्या मिलता है, एक थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट, एक कूलिंग इफेक्ट सा मिलता है। तो वही चीज यहां पर समझाई है, बस और कुछ नहीं है, कि जैसे ही इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा तो कूलिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये विंड जो है इतनी ज्यादा ड्राई और डस्टी है, सूखी भी है और डस्टी भी है। क्यों? क्योंकि ये सहारा डेजर्ट की तरफ से आ रही है, तो इसलिए डस्टी भी है। तो ये यानी कि क्रॉप्स को तो नुकसान पहुंचाती है, फसल को तो नुकसान पहुंचाती है, साथ ही साथ ये एक थिक डस्टी हेज, हेज का मतलब मैंने आपको बताया था, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हवा में धुंधलापन, है ना, हवा में धुंधलापन, हेज वगैरह जो है वो देखने को आपको मिलेगी, और उसमें भी काफी ज्यादा डस्ट है। और साथ ही साथ ये इनलैंड रिवर नेविगेशन जो है उसको भी क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, या उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि बाधा पहुंचाती है। तो ये हो गया अबाउट दी विंड्स। तो विंड्स का क्या रोल है मैंने आपको बता दिया। ट्रेड विंड्स की वजह से थोड़ा बहुत ईस्टर्न कोस्ट में जो है वो बारिश है, जैसे जैसे वो अंदर की तरफ को जाएगा बारिश कम होती जाएगी। वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचने तक उनमें मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो वहां पर या तो छोटे मोटी ग्रास है या फिर क्या है, कुछ स्कैटर्ड शॉर्ट ट्रीज वगैरह है। ठीक है, और वेस्टर्न अफ्रीका में तो मैंने आपको बता दिया कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं वो कहां से आएंगी, सहारा डेजर्ट की तरफ से आएंगी। तो गिनी कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते वो क्या कर रही है, वो अपने साथ ड्राई तो है ही है और साथ ही साथ वो डस्ट लेके आ रही है, तो उनको बोला जाता है हरमटन। ठीक है, आई होप यहां तक चीज जो है बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया अबाउट द क्लाइमेट, है ना। और क्लाइमेट पे हमने सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि कहां कहां पर पाया जाता है। फिर क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने टेम्परेचर देख लिया, रेनफॉल देख लिया, विंड देख लिया, ये सब चीजें हमने यहां तक देख ली। इसके बाद हम थोड़ा सा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देख लेते हैं, है ना। बाकी जो चीजें हैं वो हम फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन में क्या है कि जो सवाना लैंडस्केप है वहां पर टॉल ग्रास और शॉर्ट ट्रीज रहेंगे। ये बड़ा ही अजीब सा फिनोमेना है, एक अनयूजुअल फिनोमेना है, लेकिन आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि ग्रास जो है, जो घास है वो कैसी है, टॉल है, लंबी लंबी है, और ट्रीज जो है वो छोटे हैं, शॉर्ट ट्रीज हैं। तो इसलिए हम इसको रादर मिसलीडिंग रहेगा कि हम इसको जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलें, क्योंकि ग्रासलैंड तो नहीं है ना। ग्रासलैंड मतलब होते हैं खेत के मैदान, लेकिन यहाँ पर सिर्फ घास के मैदान, तो घास के मैदान तो नहीं है ये। यहाँ पर शॉर्ट ट्रीज भी हैं, क्योंकि ट्रीज आर ऑलवेज प्रेजेंट विद द लग्जूरियंट टॉल ग्रास। और घास भी ऐसी नहीं है, कोई छोटी मोटी घास नहीं है, आगे जाके हम देखेंगे लगभग 10, 12, 15 फीट तक की लंबी घास है, ऊंची घास है ना, तो बहुत बड़ी घास है। तो इसलिए इसको ग्रासलैंड नहीं बोलेंगे हम, बल्कि इसको पार्कलैंड या फिर बुश वेल्ड जो है वो बोल सकते हैं। वो इस लैंडस्केप को थोड़ा सा बेटर डिस्क्रिप्शन करेगा इसका। अब ट्रीज जो है दे ग्रो बेस्ट टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल ह्यूमिड लैटिट्यूड्स और अलोंग द रिवर बैंक्स, बट डिक्रीज इन हाइट एंड डेंसिटी अवे फ्रॉम द इक्वेटर। यानी कि ट्रीज जो है वो ट्रॉपिकल
सॉरी इक्वेटोरियल ह्यूमिड क्लाइमेट के तरफ तो बहुत बढ़िया तरीके से उगेंगे, वो तो हमने देखा ही है ना। ट्रॉपिकल जो हमारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट था वहाँ पर तो हमने चीज़ देखी है। और या फिर रिवर बैंक्स के पास जो है ट्रीज बढ़िया उगेंगे, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर मिलेगा ना उनको, तो इसलिए बढ़िया उगेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो एक तो इनकी हाइट कम हो जाएगी, मतलब ये छोटे होते चले जाएंगे, और इनकी जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि अब पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे, अब जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जा रहे हैं तो जंगल जो है उनका घनापन थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसके बाद दे अकर इन क्लम्प्स और एज स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स, यानी कि या तो ये कहीं पर क्लम्प्स में है यानी कि झुंड में है कुछ पेड़, और या फिर अलग अलग कुछ स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स हैं कि एक पेड़ इधर एक पेड़ उधर, ऐसा कुछ है। मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप डेंसिटी ज़्यादा नहीं है ना, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि कोई घना जंगल जैसा नहीं होगा। और ट्रीज जो है वो कैसे हैं, डेसिडुअस है। डेसिडुअस मतलब दे शेडिंग देयर लीव्स इन द कूल ड्राई सीजन टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको ये चीज़ बताई है पहले भी, डेसिडुअस ट्रीज क्या होते हैं, जो किसी एक सीजन में सारा का सारा पेड़ अपने सारे के सारे पत्ते गिरा देता है। और वो क्यों गिराता है, ताकि वो ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस है उसको बचा सके। तो यहाँ पर भी एक कूल और ड्राई सीजन है, तो ड्राई सीजन में पानी है नहीं, और अगर पत्ते पेड़ में बने रहे तो उसका जितना मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए वो ट्रीज इस तरीके के अडेप्ट करे हुए होते हैं एनवायरनमेंट के साथ, या आप कह सकते हैं क्लाइमेट के साथ, कि वो खुद इस तरीके का बिहेवियर जो है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी डेसिडुअस तरीके के ट्रीज ही पाए जाते हैं, जैसे कि अकाशियाज। अदर्स हैव ब्रॉड ट्रंक, कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनका तना जो है बहुत ही मोटा होता है ना। और वो क्यों होता है, ताकि उनके अंदर पानी स्टोर रह सके, ताकि जिस समय प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट हो, यानी कि जिस समय बहुत ड्राई सीजन चल रहा हो, उस समय वो क्या कर सके, उस पानी का यूज कर सके और सर्वाइव कर सके। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं बाओबैब्स एंड वी हैव द बॉटल ट्रीज, तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी हैं। इसके बाद कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो मोस्टली हार्ड है, नाल्ड है एंड थॉर्नी एंड मे एक्सूड गम, जैसे कि गम अरेबिक। हार्ड है मतलब तो समझते हैं आप, है ना, कठोर है। नाल्ड का मतलब होता है कि कोई पेड़, जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर एक फिगर बना के दिखाऊं, एक पेड़ तो हो गया ये, मतलब ये इस तरीके का तना है उसका, है ना, और यहाँ पर ऊपर पेड़ है। एक पेड़ ऐसा भी हो सकता है जो नीचे से थोड़ा सा क्या हो गया हो, टेढ़ा सा हो गया हो, है ना, बहुत ज्यादा राउंड सा हो गया हो, टेढ़ा सा हो गया हो, दैट इज नोन एज अ नाल्ड ट्री, उसको बोलते हैं हम नाल्ड ट्री। मतलब इस तरीके का कोई टेढ़ा सा अगर पेड़ हो गया हो, आपने देखे होंगे काफी ऐसे पेड़, तो दिस इज नोन एज अ नाल्ड ट्री। थॉर्नी है, थॉर्नी मतलब उनमें कांटे वगैरह है, और वो गम लाइक का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं, दैट इज गम अरेबिक। बहुत सारे ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे अम्ब्रेला शेप के भी हैं। तो अम्ब्रेला शेप के है तो उससे क्या होगा, एक्सपोजिंग ओनली अ नैरो एज टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स, है ना, कि उसमें क्या होगा कि अगर कभी स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है तो सिर्फ नैरो एज उनकी जो है वही एक्सपोज रहेगी, और पूरा का पूरा पेड़ एक्सपोज एज सच नहीं रहेगा, और स्ट्रॉन्ग विंड्स के केस में भी उस पेड़ को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बाद पाम्स जो है, जो कि ड्राउट को क्या कर सकते हैं, विदस्टैंड नहीं कर सकते, मतलब ड्राउट या सूखे को बहुत ज्यादा नहीं झेल सकते हैं। वो सिर्फ वेटेस्ट एरियाज, यानी कि जहां पर ज्यादा पानी है या फिर नदियों के पास, वहीं पर कन्फाइंड है। हर जगह पर आपको पाम ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो वेजिटेटिव लग्जूरियंस है, दैट रीचेस इट्स पीक्स इन द रेनी सीजन, यानी कि जिस समय बारिश होगी, बरसात का सीजन होगा, उस समय वेजिटेटिव लग्जूरियंस मतलब उस समय आपको सारे के सारे जो पेड़ वगैरह हैं उनमें क्या होगा, पत्ते वगैरह सब कुछ दिख जाएंगे, है ना। तो ट्रीज रिन्यू देयर फॉलिएज एंड फ्लावर, ये कब होगा, जिस समय रेनी सीजन है उस समय। इसके बाद जो ट्रू सवाना लैंड्स है, वहां की टॉल जो ग्रास है, जो ग्रास है वो बहुत ज्यादा टॉल है। मैंने आपको बताया ग्रास बहुत लंबी लंबी है और कोर्स है, यानी कि 6 फीट से 12 फीट तक की घास यहाँ पर हो सकती है। और एक ग्रास होती है दैट इज नोन एज द एलिफेंट ग्रास, वो लगभग 15 फीट की हाइट तक भी अटेन कर सकती है। द ग्रास टेंड्स टू ग्रो इन कॉम्पैक्ट टफ्ट्स एंड हैज लॉन्ग रूट्स विच रीच डाउन इन सर्च ऑफ वाटर। टफ्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपने ऐसी ग्रास देखी होगी, कैसी ग्रास, मतलब इस तरह की कोई आपने ग्रास देखी होगी कि एक ही नीचे का हिस्सा एक ही होगा और ऐसे करके बहुत बड़ा सा एक बंच सा बना रहता है, दिस इज नोन एज टफ्ट, है ना। इसमें क्या है कि ये जो नीचे की रूट है ये बहुत लंबी होगी, ऐसे करके ये बहुत नीचे की तरफ को जा रही होगी, डीप रूट्स होंगी। तो डीप रूट्स क्यों होंगी, क्योंकि वो पानी की तलाश में नीचे ज़्यादा चली गई हैं, क्योंकि पानी कम है ना, इसलिए पानी की तलाश में नीचे चली गई हैं। अब ये जिस समय बारिश होगी रेनी सीजन में, इट अपीयर्स ग्रीनिश, मतलब वो हरी हो जाएंगी और वेल नरिश्ड दिखाई देंगी। लेकिन जिस समय ड्राई सीजन होगा उस समय क्या होगा कि ये पीली पड़ जाएंगी, येलो हो जाएंगी और मर जाएंगी,
और उसके बाद फिर से ये जो है सही हो जाती हैं। मतलब जब लॉन्ग रेनलेस पीरियड है, जिस समय बारिश नहीं हो रही है, उस समय ये डॉर्मेंट रहेंगी। डॉर्मेंट मतलब होता है इनएक्टिव मोड में, स्लीपिंग मोड में रहेंगी। और उसके बाद जब अगले साल फिर से बारिश होगी, जब नेक्स्ट रेनी सीजन आएगा, तो फिर से ये खिल उठेंगी। इन बिटवीन द टॉल ग्रासेस आर स्कैटर्ड शॉर्ट ट्रीज एंड लो बुशेस। जो जहां पर भी मैंने आपको टॉल ग्रासेस बताई है, उन टॉल ग्रासेस के बीच बीच में कुछ छोटे छोटे ट्रीज होंगे, शॉर्ट ट्रीज होंगे जो स्कैटर्ड फॉर्म में रहेंगे, और लो बुशेस होंगी, यानी कि छोटी छोटी झाड़ियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और एज द रेनफॉल डिमिनिशेस टुवर्ड्स द डेजर्ट, और डेजर्ट की तरफ को मैंने आपको बताया कि बारिश क्या होगी, कम होती चली जाएगी, तो सवाना जो है वो धीमे धीमे मर्ज करता चला जाएगा थॉर्नी स्क्रब की तरफ। इन ऑस्ट्रेलिया दिस स्क्रब लैंड इज पर्टिकुलरली वेल रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑफ स्पीशीज। और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो जो ये स्क्रब लैंड है वो बहुत सारे स्पीशीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वो क्या क्या है, दैट इज मल्ली, मुल्गा, स्पिनिफेक्स ग्रास एंड अदर बुशेस। तो ये कहाँ की आपके थॉर्नी स्क्रब्स हैं या स्क्रब लैंड है आपके ऑस्ट्रेलिया के। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, जो एनिमल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर कैसे पशु पाए जाते हैं, और उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली आपको अफ्रीका की ही 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में जो है बताया गया है, तो उनके बारे में भी हम लोग आगे इसी चैप्टर में बात करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके थ्रू जाके आप लोग फुल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में यह कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप support@okul.co पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और अपने सजेशंस या कोर्स रिलेटेड फीडबैक्स आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।